Morning student, today we are going to start BSc part थर्ड पेपर थर्ड। आज हम BSc थर्ड ईयर का पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस पेपर थर्ड का नाम क्या है। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब जैव प्रौद्योगिकी तथा पादप का उपयोग। इस पेपर की फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में हम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स मतलब पादप के उपयोग मतलब इकोनॉमिक बॉटनी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वन। यूनिट वन में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ हेडिंग है कि आपको इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, केवल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, डेफिनेशन पढ़नी होगी, कुछ हिस्ट्री पढ़नी होगी और इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे यह पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से इसमें आप केवल इस यूनिट की रूपरेखा पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हुआ इसका पहला टॉपिक। इसके बाद में लिखा हुआ है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पुनर्योजी डीएनए तकनीक में काम में आने वाले टूल्स एंड टेक्निक, कौन कौन सी तकनीक काम में ली जाती है और कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं। टूल्स का हिंदी में हम बोलेंगे औजार। तो वैसे हम देखेंगे कि टूल्स एंड टेक्निक्स। देन हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स, फिर है जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरी, देन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, फिर है टेक्निक्स ऑफ जीन मैपिंग एंड क्रोमोसोम वॉकिंग, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, basic concept of metabolic engineering, improvement of biosynthesis and accumulation of bioactive immobilization, elicitation and transgenic plants। एक बार सुनने पर यह सब टॉपिक हमें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को ये टर्म्स बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे और वे इसके हिंदी शब्दों को याद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि हिंदी शब्द ज़्यादा मुश्किल है इंग्लिश शब्दों के कंपेयर में। अगर आप इसको अभी से आदत डालेंगे इन शब्दों को, चाहे आप हिंदी में लिखें जैसे बायो टेक्नोलॉजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन शब्दों को कृपया कोशिश करें कि आप अंग्रेजी जो इसका है प्रोनाउंसिएशन वही आप याद करें, तो आपका सही भी होगा और आपके समझने में आसानी भी रहेगी। क्योंकि ये सब शब्द आप पहली बार ही सुन रहे हैं तो इनको आप अंग्रेजी में ही याद करें तो ज़्यादा बेटर है। और वैसे मैं प्रयास करूँगी कि आपको बहुत सरलता से ये सब टॉपिक समझाऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जानते हैं कि यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ शब्द है, जीन एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का आपको पता है कि इसका मतलब होता है मरम्मत करना, जोड़ना या तोड़ना। किसकी करना? जीन की। तो जीन को यदि तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टार्ट करने से पहले हमारा यह जानना आवश्यक है कि जीन क्या होता है। तो जीन की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से दी है। तो इसमें से अगर आप बेसिक परिभाषा समझें तो जीन इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन आनुवांशिकता की भौतिक, आधारभूत और कार्यिक इकाई होती है। तो जीन क्या है? जीन आनुवांशिकता की इकाई है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जीन डीएनए का वह भाग होता है जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। सब वापस रिपीट करूँगी, जीन डीएनए का वह भाग होता है जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अब जीन अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करता है? जीन अपने आप को अभिव्यक्त डीएनए से आरएनए बना के और आरएनए से प्रोटीन बना के करता है। नीचे आपको दे रखा है एक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जिसमें मेंशन है सेंट्रल डोग्मा। आप देख रहे हैं सेंट्रल डोग्मा के अंदर क्या होता है कि एक डीएनए बताया गया है। डीएनए में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक क्षार युग्म दिखाया गया है, ATTA।
देन इसके बाद में इसे आरएनए बनाया गया है। आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और बाद में आरएनए से बनाया गया है प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई गई है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और इन तीनों को एक साथ में जो ये प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो इस प्रकार से एक जो अभी लेटेस्ट हम परिभाषा बोलेंगे तो वो कहेंगे कि जीन डीएनए का वह भाग है जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो ये तो परिचय हुआ हमारा जीन से। आगे हम देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द की परिभाषा के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुप ऑफ टेक्निक्स यूज टू कट अप एंड जॉइन टुगेदर जेनेटिक मटेरियल। इसको हम इस लाइन को समझें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक तकनीकों का समूह है। बेसिकली इसमें क्या होती है, बहुत सारी तकनीकें काम में ली जाती है। तो यह एक तकनीकों का समूह है जिसके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल, नॉर्मली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो जिसमें जेनेटिक मटेरियल को काटा जाता है तथा जोड़ा जाता है, स्पेशली डीएनए फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज। 2 अलग अलग स्पीशीज़ के डीएनए को काटा जाता है तथा जोड़ा जाता है और उनके नए कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। और जिसके ये जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं ये हेरिडिटरी, मतलब ये आनुवांशिक रूप से एक्टिव होते हैं, तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो बेसिकली recombinant DNA technology involves the group of techniques used to cut up and join together genetic material, especially DNA from different biological species, and to introduce the resulting hybrid DNA into an organism in order to form new combination of heritable genetic material। हिंदी में हम बात करें तो जीन प्रौद्योगिकी एक तकनीकों का समूह होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाला जाता है और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब नए आनुवंशिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह परिभाषा हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए का मैनिपुलेशन किया जाता है वह किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। जब एक बार डीएनए मैनिपुलेट हो जाता है तो उसे फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें भी हमको चेंजेस करने हैं। तो इस प्रकार से जो हम समझ पा रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले आपको एक डीएनए चाहिए जिसको आप एक ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे, उस डीएनए को आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ जेनेटिक चेंजेस उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हिस्ट्री या इतिहास। तो इसमें आपको केवल 3 वैज्ञानिकों के या 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द जैक विलियमसन, यह कोई साइंटिस्ट नहीं है, यह एक नॉवेलिस्ट है। इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का उपयोग अपनी एक फिक्शन नॉवेल में किया था जिसका नाम था ड्रैगन्स आइलैंड। उन्होंने इस नॉवेल में 1951 में सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का उपयोग किया था। इसके पश्चात 1972 में पॉल बर्ग ने सबसे पहला फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, मतलब सबसे पहला पुनर्योजी डीएनए बनाया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया इन्होंने ट्रांसजेनिक, इन्होंने पुनर्योजी डीएनए बनाया। इन्होंने क्या किया कि मंकी वायरस SV40 के डीएनए के साथ में लैम्डा वायरस का डीएनए ज्वाइन कर दिया और इस प्रकार से पहला रिकम्बिनेंट या पुनर्योजी डीएनए बनाया। इसी कारण फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या फादर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है? पॉल बर्ग को। इसके 1 साल के पश्चात 1973 में हर्बर्ट बॉयर एंड स्टेनले कोहन ने सबसे पहला ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया। उन्होंने क्या बनाया था? पॉल बर्ग ने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया। यहाँ पे इन्होंने पहला ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया। इन्होंने क्या किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रकार से इन्होंने पहला रिकम्बिनेंट ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया था। तो आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं, एक था रिकम्बिनेंट डीएनए, दूसरा था ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग।
कि जैव प्रौद्योगिकी के मुख्य मुख्य स्टेप्स क्या होते हैं। तो इसमें 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है, जैसे आपको हम हमेशा डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें होता क्या है कि डीएनए को जोड़ा जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बेसिकली हमको जो डीएनए चाहिए, मतलब डोनर जो ऑर्गेनिज्म है, पहले हमको उसको देखना पड़ेगा कि उससे हमको डीएनए को निकालना पड़ेगा। तो द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम अ डोनर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोई रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र करना है जिसमें एंटीबायोटिक्स से प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाला जीन ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यह जीन हमें किस ऑर्गेनिज्म से लेना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले उस डीएनए को वहाँ से निकाला। उसको निकालने के पश्चात हम सीधे ही उस डीएनए को ट्रांसफ़र नहीं कर देते रेसिपिएंट या फिर ग्राही ऑर्गेनिज्म में। पहले इस डीएनए को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई इन सेंस उसको हमें उसकी संख्या को बढ़ाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस डीएनए को हम एक वेक्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। वेक्टर मतलब वाहक। आगे हम वेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वाहक आपको नाम से पता चल रहा है कि वाहक का काम क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना। अब यहाँ पे पहला स्थान क्या है, डोनर जो कि देने वाला है, और लास्ट स्थान क्या है, ग्राही जो कि लेने वाला है। तो डोनर से ग्राही तक के पहुँचाने का काम जो करेगा वो वेक्टर करेगा या वाहक करेगा। तो इसी कारण सेकेंड स्टेप रहेगा इंसर्शन ऑफ एन आइसोलेटेड डोनर डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर जीनोम। उसके पश्चात द ग्रोथ ऑफ रिकम्बिनेंट वेक्टर इन एन अप्रोप्रिएट होस्ट। आपने वेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया, पर उस वेक्टर को भी ट्रांसफ़र करने के बाद में डीएनए का, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कॉपीज़ बननी इम्पॉर्टेंट है, ताकि उस डीएनए को आप मैनिपुलेट भी करें या ट्रांसफ़र करें तो आपके पास बहुत सारी कॉपीज़ उसकी अवेलेबल हो। द ग्रोथ ऑफ रिकम्बिनेंट वेक्टर इन एन अप्रोप्रिएट होस्ट। वेक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, हम देखेंगे कि कोई बैक्टीरियोफेज हो सकता है। तो उसका जो भी होस्ट होगा, मतलब जो भी जिस परपोषी पे, जैसे अगर बैक्टीरियोफेज है तो वो किस पे काम करेगा, किसी बैक्टीरिया पे काम करेगा, किसी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। और वेक्टर में अगर प्लाज्मिड है तो वह भी कहाँ जाएगा, किसी बैक्टीरिया में जाएगा। तो फिर उसकी ग्रोथ के लिए उसे किसी अप्रोप्रिएट होस्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जहाँ पे वह मल्टीप्लाई करेगा। और इसके पश्चात इस मल्टीप्लाइड डीएनए को हम किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं इन फ्यूचर, किसी ग्राही में या रिक्वायर्ड जहाँ पर है वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 स्टेप्स किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। अब हम इस डायग्राम द्वारा समझेंगे। आप देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये जो पिंक कलर का आपको जीन दिख रहा है, ये पिंक कलर का जीन है ह्यूमन इंसुलिन का जीन। मतलब इस जीन के द्वारा किसका निर्माण होता है, ह्यूमन इंसुलिन का। आपको मैं ये बता दूं कि इंसुलिन का अभी प्रोडक्शन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कर रहे हैं, जो कि जीवाणु उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इससे पहले इंसुलिन को बनाने के लिए बहुत से जानवरों को मारा जाता था तथा उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता था। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी के आने के बाद में इतनी सारी जीव हत्या करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि लेबोरेटरी में ही हम इसका उपयोग करके और बहुत सारे इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसको हम ह्यूमलिन के नाम से बेचा जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इस जीन को आइसोलेट किया। इस जीन को आइसोलेट कर दिया, हो गया स्टेप 1 जो था हमारा कि आइसोलेशन ऑफ अ डोनर जीन। इसके बाद में इस जीन को हमने वेक्टर में ट्रांसफ़र किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये एक इकोलाई बैक्टीरिया है, आप देख रहे हैं। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो ये येलो कलर का डीएनए है, ये है इसका प्लाज्मिड। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का डीएनए दिया गया है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले इस वेक्टर को निकाला गया। वेक्टर को निकालने के बाद में एक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा गया। इसको काटने के बाद में हमने जो पिंक कलर का जीन हम ऑलरेडी डोनर से आइसोलेट कर चुके हैं, इस जीन को इस वेक्टर में ट्रांसफ़र किया। इस जीन को इस वेक्टर में ट्रांसफ़र करने के बाद में इस वेक्टर को पुनः होस्ट में ट्रांसफ़र किया। इस वेक्टर का होस्ट क्या है, प्लाज्मिड का होस्ट क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। इसका ट्रांसफ़र हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया है, पुनर्योजी प्लाज्मिड आप देख पा रहे हैं जिसमें पिंक कलर का पोर्शन आ गया है। इसके पश्चात इस बैक्टीरिया का जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा
वैसे वैसे ही आपका जो डोनर जीन है, जो इम्पोर्टेंट जीन है, जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ह्यूमन इंसुलिन वाला, यह जीन भी मल्टीप्लाई होता रहेगा और यह जीन अपने आप को अभिव्यक्त भी करेगा। तो आपको इसमें इकोलाई के कल्चर के साथ साथ में इंसुलिन भी प्राप्त होता रहेगा। तो बेसिकली यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो पहला प्रोडक्ट बनाया गया था वो इंसुलिन ही था, जो कि मार्केट में अवेलेबल हुआ था, कमर्शियल प्रोडक्ट था पहला। तो इस प्रकार से हम इस डायग्राम द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किस प्रकार से की जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आई। आगे हम जो इसका पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैव प्रौद्योगिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आने वाले टूल्स तथा टेक्निक्स कौन कौन सी है। वैसे तो बहुत सारी तकनीकें और बहुत सारे टूल्स इसमें काम में आ सकते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य मुख्य टूल्स ही यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार टूल्स एंड टेक्निक डिस्कस करेंगे जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसको हम आणविक कैंची बोलते हैं, जिसका कार्य होता है डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे काटना। दूसरा है डीएनए लाइगेज, जिसका कार्य होता है डीएनए को जोड़ना। तीसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका कार्य होता है डीएनए की प्रतिकृति बनाना या डीएनए को मल्टीप्लाई करना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए को उनके मॉलिक्यूलर वेट के या पीएच या और भी बहुत सारे क्राइटेरिया के आधार पर अलग पृथक पृथक किया जाता है। तो बेसिकली ये डीएनए की सेपरेशन टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। इसमें ये क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है कि वाहक जो भी होते हैं, मैंने डिस्कस किया था आपसे वाहक के बारे में। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी। कुछ लाइब्रेरी बनाई जाती हैं जहाँ पे कि इन कल्चर्स को, जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरियाज हैं, इनके कल्चर्स को मेंटेन किया जाता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, तो जीनोमिक लाइब्रेरी। एंड देन हम पढ़ेंगे cDNA लाइब्रेरी। तो इस प्रकार से ये सभी टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसके बाद में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स 1 बाय 1 हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।